तो आज से मैं आप सभी के लिए एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और ये सीरीज हाल ही में रिलीज हुई है। साथ ही इस सीरीज की एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी लाइन काफी अच्छी है। इस सीरीज के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर ने 5000 साल तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, तब जाकर उसे गॉड ऑफ वॉर का टाइटल हासिल हुआ। पर उसके एक ट्रायल के दौरान कुछ गॉड्स ने मिलकर उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो मरकर अपने पास्ट में आ गया, जहाँ पहले से उसके काफी सारे दुश्मन उसका इंतजार कर रहे थे। पर पास्ट में आने के बाद उसे हैरान कर देने वाली बात पता चली। दरअसल उसके खुद की फैमिली उसे मारने के पीछे लगी हुई है। और इसके आगे हमारा मेन कैरेक्टर यूनफेई क्या करेगा? क्या वो अपनी फैमिली के खिलाफ लड़ाई करेगा या फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढेगा? साथ ही अभी उसके पास कोई पावर भी नहीं है, जिसकी वजह से उसके लिए अपने आप को बचा पाना और भी मुश्किल होगा। और इसके साथ ही गॉड रेलम में उसके पहले से ही दुश्मन है जिन्होंने उसे मारा था। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, यूनफेई अपनी फैमिली और अपने दुश्मनों को कैसे हैंडल करते हुए अपनी पावर को रिकवर करेगा और अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर यूनफेई को देखते हैं, जो अपने एक ट्रायल दे रहा था और तभी उसने अपने ट्रायल से निपटने के लिए अपने स्वord को बाहर निकाल लिया। और अगले पल यूनफेई ने अपने सभी स्पिरिचुअल एनर्जी से बने हुए स्वord को कंबाइन करते हुए एक जायंट स्वord बना लिया। और तभी हम यूनफेई की ओर लाइटनिंग को होते हुए देखते हैं, लेकिन इससे पहले वो लाइटनिंग यूनफेई को चोट पहुंचाती उससे पहले यूनफेई ने अपने जायंट स्वord पे उससे अटैक कर दिया और उसके एक ही अटैक से वो लाइटनिंग डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन तभी यूनफेई की ओर दूसरी लाइटनिंग हुई और वो लाइटनिंग सीधे जाकर यूनफेई के बॉडी से टकरा गई। लेकिन यूनफेई इतने पावरफुल था कि उसकी बॉडी इस लाइटनिंग को काफी आसानी से झेल गई। तभी यूनफेई ने इस ट्रायल का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या यही गॉड स्लेइंग ट्रायल की असली पावर है? अगर इस ट्रायल की यही असली पावर है तो मैं ऐसे हजारों लाइटनिंग झेल सकता हूँ। जबकि ये सुनने के बाद तो गॉड स्लेइंग ट्रायल काफी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने एक पावरफुल लाइटनिंग के साथ यूनफेई को खत्म करने की कोशिश की। पर उससे पहले यूनफेई ने अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने ऊपर एक डिफेंस बना लिया, जिसने काफी आसानी से उस लाइटनिंग को रोक लिया। पर गॉड स्लेइंग ट्रायल पहले से काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने अपने एक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए यूनफेई पे अटैक कर दिया, जो देखते ही यूनफेई का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया, जिसके साथ ही यूनफेई ने अपनी रिइंकार्नेशन टेक्निक की मदद से उसे रोक दिया। पर गॉड स्लेइंग ट्रायल को पास करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इसके अगले पल उस जगह पर लाइटिंग से बने हुए एक ड्रैगन आ गया, जो सीधे यूनफेई की ओर बढ़ने लगा। लेकिन किसी तरह यूनफेई उस दोनों को रोक रहा था, पर यूनफेई इन दोनों को बहुत मुश्किल से रोक पा रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ गॉड्स ने धोखे से यूनफेई पे अटैक कर दिया, जबकि यूनफेई जो इस ट्रायल को हैंडल करने में लगा हुआ था उसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपने आप को संभाल पाए, जिसके चलते यूनफेई काफी घायल हो गया। साथ ही उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा। साथ ही इसकी वजह से यूनफेई काफी गुस्सा हो गया। तभी यूनफेई ने गुस्सा होते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मुझ पर हमला कर सको? मैं तुम सभी को इस धोखे के लिए पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जबकि यूनफेई की बातों को सुनने के बाद वो तीनों गॉड्स हंसने लगे। तभी उन तीनों गॉड्स में से एक गॉड्स ने कहा, तुम अभी काफी कमजोर हो, इसलिए तुम चाहकर भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये कहने के साथ ही उन तीनों गॉड्स ने अपने अपने पाम अटैक से यूनफेई पे अटैक कर दिया। जबकि यूनफेई जो अभी भी उस ट्रायल को दे रहा था, जिसकी वजह से वो अब तक काफी घायल हो चुका, लेकिन अभी भी वो काफी पावरफुल था, इसलिए उसने अपने एक ही अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखते उन गॉड्स ने इस बार उस ट्रेजर पे अटैक किया, जिस ट्रेजर को यूनफेई इतने समय से रोक रहा था। जबकि दूसरी ओर ये देखने के साथ ही यूनफेई अपने एक फॉर्मेशन को तैयार कर लिया और बिना देरी के उस सील पे दे मारा, लेकिन इससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। और अगले पल उन गॉड्स की पावर एक्सप्लोर हो गई, जिससे एक टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल गई और अगले पल यूनफेई की बॉडी घायल होकर नीचे की ओर गिरने लगी। जबकि ये देखने के साथ ही वो तीनों ही गॉड्स काफी खुश हो गए। तभी एक गॉड जिसका नाम जिनवो था, वो हंसते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आज तुम्हें इस जगह पे मौत होगी। जबकि दूसरी ओर यूनफेई इस धोखे की वजह से काफी गुस्से से उनकी ओर देखने लगा। जबकि इन तीनों की कल्टीवेशन की बात की तो ये तीनों हेवनली एम्परर रियलम पे थे। तभी उनमें से एक एक्सपर्ट जिसका नाम यूयू थी, उसने यूनफेई को बताया कि वो तीनों हेवनली एम्परर रियलम पे हैं। जबकि यूनफेई की बात की तो वो जल्दी गॉड लेवल पे पहुंचने वाला था, यानी कि अगर उसने इस ट्रायल को पास कर लिया होता तो वो अभी तक एक गॉड बन जाता। पर इस दुनिया में काफी लिमिटेड स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इसलिए अगर यूनफेई इस ट्रायल को पास कर लिया होता तो वो अब तक एक गॉड बन जाता, जिसके बाद उसे काफी आसानी से इस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती। लेकिन वो तीनों भी काफी समय से गॉड रियलम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में अगर वो यूनफेई को सारी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल गई तो फिर वो कल्टीवेशन क्या करेंगे? इसलिए हम तीनों ने प्लानिंग बनाया, जब तुम अपने ट्रायल में व्यस्त हो गए तभी हम तुम पर अटैक कर देंगे, क्योंकि उस समय तुम गॉड स्लेइंग ट्रायल की वजह से काफी कमजोर हो चुके होंगे और हेवन भी हमारे साथ था, जिसके चलते हमारा ये आइडिया काम कर गया। ये कहते हुए वो तीनों फिर से हंसने लगे, क्योंकि इस जगह पर यूनफेई उन तीनों से काफी पावरफुल था, पर इस गॉड स्लेइंग ट्रायल की वजह से वो काफी घायल हो चुका है, इसलिए वो चाहकर भी अभी इन तीनों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। जबकि उनकी बातों को सुन रहा यूनफेई ये सब सुनने के बाद काफी गुस्सा हो गया। पर अगले
पल यूनफे खतरनाक तरीके से हंसने लगा। तभी उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है भले मैं काफी कमजोर हो चुका हूँ, मगर इसके बावजूद तुम ये उम्मीद भी कैसे कर सकते हो कि तुम मुझे मार पाओगे? तुम सभी भूल रहे हो कि मैं गॉड ऑफ वार हूँ। ये कहने के साथ ही उसने अपनी बच्ची कुची पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। जबकि यूनफे को अपनी पावर को एक्टिवेट करता देख वो तीनों गोड्स काफी डर गए और अगले ही पल वो तीनों उस जगह से भागने की कोशिश करने लगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनफे काफी पावरफुल है, इसीलिए अगर यूनफे का एक भी अटैक इन्हें लगा तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इसलिए तीनों इस जगह से बचने की कोशिश करने लगे, पर तभी उनके सामने यूनफे की धर्मा बॉडी आ गई, जिसने उन तीनों को आगे बढ़ने से रोक दिया। साथ ही इसके अगले पर यूनफे ने उन तीनों को अपनी जायंट हैंड के बीच में से मचल दिया, जिसकी वजह से उन तीनों को उसी समय मौत हो गई। पर अपनी पावर ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से यूनफे की बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगी, जो देखकर यूनफे को भी समझ में आ चुका था कि उसकी मौत की घड़ी आ चुकी है। पर जैसे जैसे यूनफे अपनी मौत के करीब जाने लगा, वैसे उसे अपने पास्ट की मेमोरी से याद आने लगी कि कैसे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। साथ ही उसके अपने ही लोगों ने उसके हाथों में कैसे दम तोड़ा। साथ ही यूनफे अपने पास्ट में इतना कमजोर था कि उसका फादर भी उसे बचाते हुए मारे गए। उसकी पास्ट की हर एक मेमोरी उसे याद आने लगी, जिसके चलते यूनफे ने इमोशनल होते हुए कहा, क्या यही मेरा अंत है? ये कहते हुए और अपनी पास्ट की मेमोरी को याद करते हुए यूनफे ने अपने मन में कहा, मैंने अपने पास्ट में ऐसे काफी सारे डिसीजन लिए हैं जो मुझे नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं अपने उन डिसीजन को ना लिया होता तो शायद मेरी फैमिली जिंदा होती। ये सोचते हुए यूनफे ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पर तभी जैसे उसने अपनी आंखों को बंद किया, उसके आसपास से काफी तेज आवाज आने लगी। अब अगले ही सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो एक व्यक्ति को पीट रहा था, और जिस व्यक्ति को ये चोट लगी थी उसके अगले पल उस व्यक्ति ने अपने माथों को पकड़ लिया। तभी उसके सामने वाले शख्स ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, यूनफे क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम अब मुझसे लड़ना नहीं चाहोगे? जबकि उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि यूनफे अपने पास्ट की मेमोरी में वापस आ चुका है, और अभी यूनफे जिस बॉडी में आया है वो उसी की बॉडी थी, लेकिन यूनफे की बॉडी उस समय की थी जब वो लूजर हुआ करता था। तभी यूनफे ने अपने माथों को पकड़ते हुए अपने मन में कहा, क्या मैं अभी तक जिंदा हूँ? जबकि हम उसके सामने वाले शख्स को देखते हैं जिसका नाम किंग फेंग है। साथ ही इसकी कल्टीवेशन की बात की तो ये बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल पे था, और इसके अगले पल किंग फेंग ने अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए किंग फेंग पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। पर इससे पहले किंग फेंग का अटैक यूनफे को लगता, उससे पहले यूनफे का फ्रेंड आ गया, जिसने आते हुए यूनफे को बचा लिया और खुद जाकर किंग फेंग के अटैक से टकरा गया। सीन शिफ्ट होकर हम यूनफे के माइंड स्पेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूनफे काफी खुश लग रहा था, क्योंकि फाइनली अब उसके पास अपनी गलती को सुधारने का एक मौका था। साथ ही जल्दी से यूनफे ने अपनी पावर को देखने के लिए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया, जहाँ उसे मालूम हुआ कि उसकी मेडिटेस बिल्कुल ठीक ठाक है, इसलिए जल्दी से उसने अपने 9 मेडिटेस को एक्टिवेट करने लगा ताकि वो अपनी पावर को इस्तेमाल कर सके। जबकि बाहर की ओर यूनफे का फ्रेंड अभी भी किंग फेंग से पिटाई खा रहा था, जिसके चलते उसकी काफी कंडीशन खराब हो गई। जबकि यूनफे के इस फ्रेंड का नाम जाओ म्यू था। साथ ही इसकी कल्टीवेशन की बात की है तो ये बॉडी रिफाइनमेंट के पहले लेवल पे था, इसी के चलते किंग फेंग इसे काफी आसानी से पीट पा रहा था। पर काफी पिटाई खाने के बावजूद जाओ म्यू अपने टांगों पर खड़ा होते हुए कहता है, चाहे आज कुछ भी हो लेकिन इसके बावजूद यूनफे को तुम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा पाओगे। ये कहते हुए एक बार फिर से वो किंग फेंग से भिड़ने के लिए तैयार हो गया। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद तो किंग फेंग काफी गुस्सा हो गया, इसलिए उसने एक बार फिर से अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए एक लाइन को क्रिएट कर लिया और अगले पल उसने जाओ म्यू पे अटैक कर दिया। जबकि ये देखने के बाद सभी को लग रहा था कि जाओ म्यू का इस अटैक से काम तमाम हो जाएगा, या फिर इस अटैक से जाओ म्यू को काफी गंभीर चोट आएगी। मगर इससे पहले किंग फेंग का ये अटैक जाओ म्यू को लगता उससे पहले यूनफे आ गया, जो फ्लैश की तरह बीच में आते हुए काफी तेज से उसके पंच को रोक लिया, जो देखकर तो सभी लोग सरप्राइज हो गए, खासकर किंग फेंग सरप्राइज हो चुका था। साथ ही अब हमें बताया जाता है कि यूनफे ने अपनी मेडिटेस को ओपन कर लिया है, जिसके चलते अब वो भी बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल पे आ चुका है। पर सेम लेवल पे होने के बावजूद यूनफे और किंग फेंग के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस था, जिसके उदाहरण के लिए एक्सपीरियंस और भी कई चीजें। इसलिए यूनफे उसके पंच को आसानी से रोकते हुए उसे पीछे की ओर ढकेल दिया, और बिना देरी के यूनफे ने जल्दी उसके गालों पे एक चाटा मार दिया, जिसके इम्पैक्ट से किंग फेंग गोल गोल घूमते हुए पीछे की ओर जाने लगा। पर तभी यूनफे फ्लैश की तरह जल्दी से किंग फेंग के सामने आ गया, और देखने में ये सीन ऐसा लग रहा था जैसे कि यूनफे ने इस जगह के समय को रोक रखा हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके साथ ही यूनफे ने किंग फेंग की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं हेवन एम्परर वापस रिबर्न हो चुका हूँ, इसलिए मैं वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो मैं पिछली बार कर चुका हूँ। ये कहते हुए यूनफे ने खतरनाक से स्माइल दी, और बिना देर के यूनफे ने एक बार फिर से उस पर पंच से हिट कर दिया, जिसके चलते किंग फेंग के इस बार कई सारे दांत भी टूट गए, और अगले पल किंग फेंग एक पत्थर से हिट हो गया, जिसके चलते वो पत्थर भी टूट गया, और इन चीजों की वजह से किंग फेंग को काफी गंभीर चोट आई। फिर सीन शिफ्ट होकर हम यूनफे को देखते हैं, जिसने अपने फ्रेंड के पास जाते हुए उससे माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझे माफ करना
वरना अब तक मेरी वजह से तुम्हें काफी प्रॉब्लम हुई। पर मैं युआनफेई तुमसे वादा करता हूँ, जब तक हम युआनयू एकेडमी में रहेंगे तब तक तुम्हें कोई भी एकेडमी के अंदर बुली नहीं करेगा। और अगर इसके बावजूद किसी व्यक्ति ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश किया तो मैं उस व्यक्ति को देख लूंगा। जबकि दूसरी ओर युआनफेई की पावर को देखने के साथ ही सभी लोग सरप्राइज लग रहे थे, क्योंकि कुछ समय पहले युआनफेई की मेरिडेंस टूट चुकी थी, ऐसा सभी लोग ने सुना था। पर अभी प्रेजेंट टाइम की चीजों को देखने के बाद किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर युआनफेई अपनी पावर को इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है। जब ये सभी इसी तरह से सोच ही रहे थे और युआनफेई अपने फ्रेंड से बात कर ही रहा था, तभी उस जगह पर एक लेडी की एंट्री हुई। उस लेडी ने युआनफेई पे गुस्सा होते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किंग फेंग को चोट पहुंचाने की, क्योंकि किंग फेंग को चोट पहुंचाने का मतलब है किंग क्लैन से दुश्मनी लेना, और जिसने भी अब तक किंग फैमिली से दुश्मनी लिया है किंग फैमिली ने उसे मिटा दिया है। जबकि उस लेडी की आवाज को सुनने के साथ ही युआनफेई को एक फ्लैशबैक आया, जो मेमोरी युआनफेई के पिछले लाइफ की थी। दरअसल ये लेडी उसकी फियांसे थी, जिसने युआनफेई को ये कहते हुए छोड़ दिया कि तुम्हारी मार्शल मेरिडेंस पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी है, इसलिए अब तुम कम्प्लीटली एक लूजर हो, इसलिए अब तुम मेरी बराबरी के नहीं हो। ये कहते हुए उसकी फियांसे ने उसे काफी ह्यूमिलेट किया, साथ ही उसकी काफी बेइज्जती भी की। जिन चीजों को सोचते हुए युआनफेई ने अपने मन में कहा जाओडी। फिर सीन शिफ्ट कर हम जाओडी को देखते हैं, जो सी फैमिली से बिलोंग करती थी। जबकि इसकी कल्टीवेशन की बात की तो ये बॉडी रिफाइनमेंट के 6 लेवल पे है। जबकि जाओडी को देखते हुए युआनफेई ने अपने मन में कहा, मुझे अच्छे से मालूम है कि आखिर जाओडी इस जगह पर क्यों आई है। दरअसल इस जगह पे जाओडी युआनफेई से अपने एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए आई थी, और ये बात युआनफेई को पहले से मालूम था। और जैसे उसने सोचा उसी समय जाओडी ने भी उसके एंगेजमेंट पेपर को फेंक दिया। जो कि बाहर से युआनफेई ने अपने एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए जाओडी से सवाल किया, क्या तुम हमारी एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हो। जिस बात पे जाओडी ने भी सहमत होते हुए कहा, तुमने सही कहा, क्योंकि मैंने सोचा था तुम एक जीनियस हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए एग्री हुई, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतनी जल्द एक लूजर बन जाओगे, और वो भी केवल एक रातों के अंदर। इसलिए अब तुम अपने आप को देखो और मुझे देखो, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे डिजर्व भी करते हो, क्योंकि अब हम दोनों की पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस आ चुका है। ये कहते हुए जाओडी ने युआनफेई को ताना मारा, जिस पर युआनफेई ने अपने एक्सप्रेशन को काम रखते हुए जाओडी से सवाल किया, तो तुम फिर क्या चाहती हो। इस पर जाओडी ने कहा, अब जबकि तुम एक लूजर बन चुके हो तो तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं रही, पर भले अब तुम्हारी इज्जत ना रही हो, लेकिन अभी भी मेरी इज्जत काफी ज्यादा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम खुद आगे बढ़कर इस एंगेजमेंट को तोड़ दो। साथ ही तुम एंगेजमेंट तोड़ने का ये बहाना दो कि अब मेरी मेरिज टूट चुकी है, इसलिए मैं जाओडी के वर्ती नहीं रहा, क्योंकि अगर जाओडी मेरे साथ रहती है तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ये सब कुछ समझाने के बाद जाओडी ने युआनफेई को धमकी दिया, अगर तुमने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। पर तभी उसकी बातों को काटते हुए युआनफेई ने कहा, वरना तुम मेरा क्या कर लोगी, क्या तुम अपने लवर किंग फेंग को बुलाओगी ताकि वो मेरा पैर तोड़ दे। और इस जगह पे हमें जानने को मिलता है किंग फेंग जो भी युआनफेई को शुरुआत में पीट रहा था वो इसीलिए पीट रहा था ताकि युआनफेई अपने एंगेजमेंट को तोड़ दे। जबकि युआनफेई की इन बातों को सुनने के बाद तो जाओडी काफी गुस्सा हो गई। साथ ही जाओडी ने गुस्सा होते हुए युआनफेई से कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बातें करने की। ये कहने के साथ ही जाओडी ने अपने लोग को इशारा किया, इसलिए जल्दी से उन्होंने अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक स्पिरिचुअल लाइन बना दिया, जिससे उन्होंने जल्दी युआनफेई पे अटैक कर दिया। पर ये देखने के बाद तो युआनफेई ने केवल अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज ही किया, जिससे डर कर वो स्पिरिचुअल लाइन उस जगह से भाग गया। पर युआनफेई की स्पिरिचुअल पावर को देखने के बाद जाओडी ने सरप्राइज होते हुए कहा, तुम्हारी कल्टीवेशन तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तो फिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर पाओ। जिस पर युआनफेई ने अपने चेहरे पे हल्की सी स्माइल आते हुए कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करने जा रहा हूँ। ये कहने के साथ ही युआनफेई ने जल्दी से मूव करते हुए जाओडी के गले में मौजूद एक लॉकेट को निकाल लिया, और जाओडी ने इस बात को किंग फेंग के सामने रिकॉर्ड कर रखा था कि वो सबसे ज्यादा उसे पसंद करती है। और जहाँ तक रही युआनफेई की बात, तो वो तो एक नालायक व्यक्ति है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो जाओडी किंग फेंग के साथ युआनफेई को धोखा दे रही थी, क्योंकि जाओडी की एंगेजमेंट काफी समय पहले युआनफेई से हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद जाओडी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी। और इस लॉकेट में मौजूद रिकॉर्ड बातें बाकी लोगों ने सुनी तो उस जगह पे मौजूद सभी लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे, साथ ही जाओडी की बेइज्जती भी करने लगे, जिस चीज से परेशान होकर जाओडी काफी गुस्सा हो गई। जबकि दूसरी तरफ युआनफेई ने भी उस एंगेजमेंट पेपर पे साइन करते हुए एंगेजमेंट को ब्रेक कर दिया। साथ ही युआनफेई ने एंगेजमेंट ब्रेक करने का कारण ये दिया कि जाओडी उसके साथ एंगेजमेंट होते हुए वे किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, जिससे युआनफेई की फैमिली रेपुटेशन खराब हो सकती है। जबकि इन एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद तो जाओडी काफी गुस्सा हो गई, साथ ही उसने युआनफेई को मारने के लिए अपनी पावर को भी एक्टिवेट कर लिया। इसके साथ ही जाओडी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक शॉट को क्रिएट करते हुए युआनफेई पे अटैक कर दिया। पर ये देखते ही युआनफेई ने भी अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने शील्ड बना के उस शॉट को रोकने की कोशिश करने लगा। पर अचानक युआनफेई की सोल पावर डिसअपीयर हो गई, जो देखते ही जल्दी से उसने अपने आप को बचाया। इसके साथ ही युआनफेई ने अपने मन में सोचा, मेरी सोल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस जगह से जाकर अपनी सोल पावर को सबसे पहले रिकवर करना होगा। पर दूसरी तरफ ये देखने के बाद तो जाओडी युआनफेई के मजाक उड़ाते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि तुम एक यूजलेस पर्सन हो, जिसके पास लकीली कुछ समय के लिए स्पिरिचुअल पावर आ गई।
लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारा वो लक भी खत्म हो गया। ये कहते हुए जोडी ने अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से कुछ सोर्स को क्रिएट करते हुए यूनफे पे अटैक कर दिया। पर भले यूनफे की सोल पावर खत्म हो चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद वो काफी आसानी से जोडी के अटैक से अपने आप को बचा पा रहा था, जो देखकर तो जोडी को गुस्सा और भी बढ़ गया। इसलिए एक बार फिर से जोडी ने अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ सोर्स के क्लोन को क्रिएट कर लिया और बिना देरी के उसने यूनफे पे अटैक कर दिया। और ये अटैक इतना फास्ट था कि यूनफे भी इस बार अपने आप को नहीं बचा पाता। लेकिन इससे पहले जोडी का अटैक यूनफे को लगता, उससे पहले किसी दूसरे ने जोडी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। और तभी उस जगह पर दूसरी लेडी की एंट्री हुई, जिसने आते ही केवल एक फ्लावर की मदद से जोडी पे अटैक कर दिया। और इस पंखुड़ी में इतनी पावर थी कि जोडी भी उसे काफी मुश्किल से रोक पा रही थी। और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लड़की कितनी पावरफुल होगी, जिसके चलते जोडी ने बहुत मुश्किल से उस अटैक का सामना किया। पर इससे पहले जोडी अपने आप को सही से संभाल भी पाती, उससे पहले वो फिगर उस जगह पे आ गई और उसने आते ही जोडी पे एक रैप्टर जड़ दिया, जिसके इम्पैक्ट से वो जमीन पे जा गिरी। और अब हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम किंग लियो है, जबकि ये भी बॉडी रिफाइनमेंट के 6 लेवल पे है। साथ ही ये सू फैमिली से बिलोंग करती है। तभी किंग लियो ने जोडी से कहा, अगर तुमने फिर से यूनफे की बेइज्जती की तो फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना कि तुम यूनफे से बिल्कुल भी पंगे ना लो, नहीं तो फिर तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। जबकि दूसरी ओर किंग लियो के अटैक से जोडी काफी घायल हो चुकी थी। साथ ही उसे मालूम था कि वो अभी प्रेजेंट में किंग लियो का सामना नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो अपने लोग के साथ उस जगह से वापस चले गई। और कुछ ही समय के अंदर बाकी लोग भी उस जगह से चले गए और अब इस जगह पे केवल 2 ही लोग बच चुके। तभी यूनफे इमोशनल होते हुए किंग लियो की ओर देखने लगा। साथ ही उसे अपने पास्ट की मेमोरीज याद आया कि उसने पिछली बार अपनी फैमिली की रिवेंज लेने के लिए उसने अपने आप को इससे दूर कर दिया था, ताकि उसकी वजह से किंग लियो को कोई परेशानी न हो। और वे प्रेजेंट टाइम में यूनफे इन चीजों को याद करते हुए किंग लियो की ओर बढ़ने लगा और अगले पल उसने रोमांटिक तरीके से उसे पकड़ लिया। साथ ही उसने किंग लियो से कहा, मुझे माफ करना, मैंने पिछली बार जो गलती की थी उसके लिए, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ पिछली बार की तरह मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जबकि उसकी बातों और एक्शन से किंग लियो सरप्राइज हो गई। साथ ही वो ब्लश करते हुए कहते, आखिर तुम क्या कह रहे हो? ये सुनने के बाद यूनफे ने कन्फ्यूज करते हुए कहा, मुझे मालूम है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो। जबकि यूनफे की इन बातों को सुनने के बाद किंग लियो ब्लश करते हुए उससे पीछे हट गई। पर किंग लियो को भी मालूम था कि वो उसे सचमुच पसंद करती है, इसीलिए अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे यूनफे से क्या कहना चाहिए। जबकि उसकी चुप्पी से यूनफे भी समझ चुका था कि उसने जो कहा वो बिल्कुल सही है। इसीलिए अगले ही पल यूनफे उसकी ओर बढ़ने लगा, जबकि किंग लियो भी उसकी ओर बढ़ने लगी। और इससे पहले ये दोनों और एक स्टेप लेते, उससे पहले उस जगह पर एक और व्यक्ति आ गया, जो और कोई नहीं बल्कि यूनफे का फ्रेंड जाओ था। और अभी मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यूनफे भले अपने आप को बाहर से दिखा रहा हो कि वो शांत हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर जाओ को काफी सारे गाली दे रहा होगा। तभी किंग लियो ने अपने पास से एक जेड का बोतल निकालते हुए यूनफे को देते हुए कहा, इस व्हाइट जेड बोतल के अंदर प्योर लोटस एलेक्सर मौजूद है, जो मेरी फैमिली ने मुझे दिया था, पर अभी तुम्हारी हालत काफी खराब है, इसीलिए इस एलेक्सर की जरूरत सबसे ज्यादा तुम्हें है। ये कहने के साथ ही किंग लियो ने उस जगह से जाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन और कुछ लेके आती हूँ, जिससे तुम अपने आप को और भी अच्छे से हील कर पाओ। ये कहते हुए किंग लियो उस जगह से जल्दी से चले गई। जबकि किंग लियो के जाते ही जाओ परेशान होते हुए यूनफे से कहा, आज तुमने जो किंग फेंग की पिटाई की है, इसके लिए किंग फेंग तुमसे बदला जरूर लेगा। साथ ही उसकी किंग फैमिली भी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और जहाँ तक रही तुम्हारी पावर की बात, तो मैं तुम्हारी पावर के आ जाने की वजह से काफी खुश हूँ, पर भले ही तुम्हारी पावर वापस आ चुकी हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी भी काफी कमजोर हो, इसलिए तुम चाहकर भी अकेले किंग फैमिली से फाइट नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम जल्द से जल्द एक अच्छे से जगह चुनकर उस जगह पे छुप जाओ, और तब तक तुम उस जगह से बिल्कुल भी मत निकलना जब तक तुम काफी पावरफुल न बन जाओ। जबकि उसकी बातों से एग्री करते हुए यूनफे ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी पावर भले रिकवर हो चुकी हो, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी किंग फैमिली और सी फैमिली के सामने काफी कमजोर हूँ, इसीलिए सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना होगा। ये कहते हुए यूनफे ने अपने एक्सप्रेशन को सीरियस कर लिया और अगले पल 2-3 जंप मारते हुए हवा में पहुंच गया। और अगले पल उसने अपने मन में सोचा, मैं हेवनली एम्परर वापस रिबॉर्न हो चुका हूँ, जिसने हजारों सालों तक कल्टीवेशन की, साथ ही मुझे गॉड ऑफ वार का भी टाइटल मिला, और अब जबकि मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ तो मैं अपने सभी दुश्मनों से बदला लूंगा। ये सब कुछ सोचते हुए यूनफे ने हवा में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास तो विंग्स है ही नहीं, मतलब वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो हवा में फ्लाई कर सके। इन चीजों के बारे में सोचते हुए यूनफे ने अपने मन में कहा, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही चुका था कि मैं अभी हेवनली एम्परर नहीं, बल्कि मैं तो बस एक नॉर्मल सा इंसान बन के रह चुका हूँ, जो फिलहाल हवा में उड़ भी नहीं सकता। जबकि दूसरी तरफ जोडी अपनी सी फैमिली में आने के साथ ही अपने फादर से शिकायत करने लगी। साथ ही उसने अपने फादर के सामने मगरमच्छ के आंसू निकालते हुए कहा, उस यूनफे ने सभी के सामने मेरी काफी बेइज्जती की, इसलिए अब जल्दी से एक्शन लेते हुए उस यूनफे को खत्म कर दो। पर जोडी के फादर ने उसे शांत करते हुए कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और न ही हमें एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूनफे की ये फैमिली भी उसे पसंद नहीं करती, इसलिए हमें उस लूजर को मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि उसकी ये फैमिली उसे खत्म कर देगी। और इसके साथ ही यूनफे को मारने के लिए तो किंग फैमिली भी मौजूद है। जबकि दूसरी
दूसरी ओर हम एक टॉयलेट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति टॉयलेट करने के लिए एक टॉयलेट रूम के अंदर चला गया और उसके बाजू के टॉयलेट में हम यूनफे को देखते हैं जिसके अंदर वो अभी फिलहाल मौजूद था। साथ ही यूनफे बाहर की ओर झांकते हुए अपने मन में कहता है लकीली उस जगह पर केवल जाओ था, नहीं तो अगर किसी और ने मुझे आसमान से गिरता हुआ देखता तो वो मुझ पे काफी हंसता। ये सब कुछ सोचने के बाद यूनफे ने अपने मन में कहा मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं फिर से रिबॉर्न हो पाऊंगा अपने पास्ट में। तभी यूनफे ने कुछ चीजें याद करते हुए अपने मन में कहा कहीं मेरे रिबॉर्न होने के पीछे 9 सन स्क्रिप्चर तो नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से मैं शायद से रिबॉर्न हो पाया हूँ। तभी यूनफे ने अपने 9 सन स्क्रिप्चर पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने आप से कहा मेरी सोल भले ही मेरी पावर के साथ रिबॉर्न हो चुकी है पास्ट में, पर अभी जो मेरी करंट बॉडी है वो काफी कमजोर है। साथ ही मेरी रियल कल्टीवेशन है बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल पे। और जहाँ तक मुझे लगता है पिछले एपिसोड या फिर इसी एपिसोड के अंदर यूनफे ने जो अपनी पावर को बढ़ाया था वो टेम्परेरी तौर पे अपनी पावर को बढ़ाया होगा, लेकिन असल में यूनफे बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल पे है। तभी यूनफे ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए अपने मन में कहा भले मैं अपनी सोल पावर का इस्तेमाल न कर पाऊँ, लेकिन मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी सोल पावर का इस्तेमाल कर पाऊँ, क्योंकि मेरी कमजोर बॉडी मेरी सोल पावर को हैंडल नहीं कर पाएगी। एपिसोड की शुरुआत में यूनफे अपने क्लिएंट के सामने आ चुका था और जैसे जैसे यूनफे अपने कदम को सीढ़ियों पर रखता उसी तरह से उसे पास्ट की मेमोरी याद आती और उसकी मेमोरी में साफ देखा जा सकता था कि सी फैमिली और किंग फैमिली ने मिलकर उसके ये क्लैन को तबाह कर दिया है। साथ ही आखिरी में यूनफे के फादर भी उसी के सामने मारे गए। इन सभी चीजों को याद करते हुए यूनफे ने अपने मन में कहा पिछली बार जो भी कुछ हुआ था उन चीजों को मैं फिर से नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए यूनफे अभी आगे की ओर बढ़ ही रहा था तभी किसी ने उस पर अटैक कर दिया, पर उस अटैक से अब यूनफे ने अपने आप को काफी आसानी से बचा लिया। तभी जिस व्यक्ति ने यूनफे पे अटैक किया था उसने अपने आप को रिवील करते हुए गुस्सा होते हुए यूनफे से कहा तुमने न केवल आज किंग फैमिली को अपने दुश्मन बनाए हैं बल्कि इसी फैमिली को भी हमारा दुश्मन बना दिया है और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हमारे ये क्लैन को काफी प्रॉब्लम होगा। ये कहते हुए उसने लगातार यूनफे पे अटैक करने की कोशिश की, पर यूनफे उसके हर अटैक को काफी आसानी से डॉज कर रहा था। लेकिन कुछ समय डॉज करने के बाद यूनफे को समझ में आ चुका था कि ये व्यक्ति उसे पिटाई खा के मानेगा, इसलिए यूनफे ने इस व्यक्ति को एक पंच मारते हुए अपने आप से दूर कर दिया और बिना देरी के यूनफे ने उसके दोनों गालों पे एक थप्पड़ जड़ दिया। जबकि यूनफे की स्पीड को देखने के बाद उस व्यक्ति ने सरप्राइज होते हुए कहा तुम्हारी स्पीड इतनी जल्दी कैसे बढ़ सकती है, तुम तो भी बॉडी रिफाइनमेंट के तीसरे लेवल पे हो। पर उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए यूनफे ने अपने असली पावर लेवल को दिखाया जो था बॉडी रिफाइनमेंट के 5वें लेवल। लेकिन उस व्यक्ति को यकीन नहीं हुआ कि यूनफे 5वें लेवल पे आ चुका है, इसलिए उसने माना कि जरूर उसने कोई इल्यूजन देखा होगा। इसलिए एक बार फिर से उसने अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए यूनफे की ओर देखते हुए कहा अगर आज मैंने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो ये फैमिली के लीडर की पोजीशन मेरे बड़े भाई को मिल जाएगी, इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। ये कहते हुए उसने अपने स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लिया और बिना देरी के उसने हवा में आते हुए अपने स्पिरिचुअल टांगों से यूनफे पे अटैक कर दिया। साथ ही उसे लग रहा था कि यूनफे इससे काफी आसानी से मारा जाएगा, पर यूनफे उस जगह से पलक झपकते डिसअपीयर होते हुए उसके ऊपर आ गया और बिना देरी के यूनफे ने एक बार फिर से उस पर पंच जड़ दिया। तभी यूनफे ने नीचे आते हुए कहा तुम्हारा ये अटैक काफी पावरफुल था, लेकिन तुम्हारा निशाना तुम्हारी तरह बिल्कुल घटिया था। अभी यूनफे ये कह रहा था तभी उस जगह पर एक सीनियर एल्डर ने उस पर अटैक करते हुए उससे कहा आखिर किसकी हिम्मत हुई जिसने ये फैमिली में हंगामा खड़ा करने की कोशिश की है। जबकि दूसरी तरफ उस एल्डर का अटैक उससे पहले यूनफे को लगता है उससे पहले यूनफे ने अपने आप को बचा लिया। और अब हमें इस एल्डर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम येजोंग है। जबकि इसकी कल्टीवेशन की बात की है तो ये इसकी कल्टीवेशन अर्थ रियलम के अर्ली स्टेज पे है। तभी येजोंग की नजर अपने बाजू में पड़ी जहाँ पर उसका बेटा काफी घायल हालत में पड़ा हुआ था, जो देखकर येजोंग काफी गुस्सा हो गया। तभी उसने गुस्सा होते हुए यूनफे से कहा आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम अपने क्लैन मेंबर पे ऐसा अटैक कैसे कर सकते हो। ये कहते हुए येजोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगा, जबकि दूसरी तरफ यूनफे उसे देखकर काफी गुस्सा हो गया। तभी हमें एक पास्ट की मेमोरी दिखाया गया जहाँ से हमें मालूम होता कि येजोंग भी उसके दुश्मनों से मिला हुआ था और येजोंग ने ये फैमिली के लीडर बनने के लिए उसके फादर को खत्म कर दिया था। और भी प्रेजेंट में येजोंग को जिंदा देखकर यूनफे को काफी गुस्सा आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ यूनफे की हरकतों से गुस्सा होते हुए उस एल्डर ने कहा मुझे देखने के बावजूद तुमने अभी तक मुझे ग्रेट नहीं किया, क्या तुम सीनियर एल्डर्स को भी बेसिक रिस्पेक्ट देना भूल गए हो। ये कहते हुए येजोंग ने अपने हाथों में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए यूनफे पे एक पाम अटैक कर दिया, जो देखते यूनफे ने उस अटैक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो एल्डर उससे काफी पावरफुल था, इसीलिए यूनफे एक सेकंड के लिए भी उस अटैक को नहीं रोक पाया और उस अटैक के टकराने की वजह से यूनफे काफी घायल हो चुका था। साथ ही उसके मुंह के साइड से भी ब्लड निकलने लगा था। तभी यूनफे ने अपने मन में कहा कि इस एल्डर की कल्टीवेशन अर्थ रियलम के अर्ली स्टेज पे है, इसलिए मैं चाहकर भी इस एल्डर से नहीं जीत पाऊंगा। जबकि तभी येजोंग ने अपने काफी सारे
पाम अटैक से यूनफे पे अटैक कर दिया और इस टेक्निक का नाम था क्लाउड पार्टिंग पाम। जबकि ये देखने के बाद यूनफे ने अपने मन में कहा कि मैं इस टेक्निक का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पीड पर निर्भर रहना होगा। ये सब सोचते हुए यूनफे ने अपनी डिवाइन स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक से अपने आप को बचाने लगा और पलक झपकते ही यूनफे योजुंग के क्लोज आ गया और बिना देरी के यूनफे ने अपने पंच को उस ओल्ड मैन पे जड़ दिया। लेकिन उसी समय येजोंग ने भी रिएक्ट करते हुए यूनफे पे पंच जड़ दिया, जिसके चलते एक बार फिर से यूनफे काफी घायल हो गया। साथ ही उसके मुंह से एक बार फिर से ब्लड निकलने लगा। तब यूनफे ने येजोंग से कहा, मुझे इससे मालूम है कि तुम ये फैमिली का लीडर बनना चाहते हो, पर तुम्हारी किस्मत में ये फैमिली का लीडर बनना नहीं लिखा है। जबकि यूनफे की बातों को सुनकर येजोंग काफी गुस्सा हो गया, इसलिए येजोंग ने अपनी पूरी कल्टीवेशन को पावर को रिलीज करते हुए यूनफे से कहा, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ ही उसने यूनफे पे काफी सारे अटैक कर दिया, लेकिन यूनफे ने किसी तरह से उसने अपने आप को बचा लिया। जो देखते ही येजोंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फिनिक्स को क्रिएट कर लिया, जिससे उसने यूनफे पे अटैक कर दिया। जबकि दूसरी तरफ ये देखते ही यूनफे ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को उससे रोकने लगा। साथ ही यूनफे ने उस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहा, आज चाहे मेरी मौत भी क्यों न चाहे, लेकिन मैं आज मरते दम तक तुमसे फाइट करूंगा। पर तभी किसी व्यक्ति ने येजोंग पे अटैक करने के लिए अपने फायर फिनिक्स से अटैक कर दिया। साथ ही उस व्यक्ति ने उस जगह पे आते हुए कहा, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचा सको। और अभी हमें बताया जाता है कि इसका नाम ये टियांग पैंग है। जबकि इसकी कल्टीवेशन की बात की तो इसकी कल्टीवेशन अर्थ रियलम के मिड स्टेज पे है, यानी कि ये टियांग येजोंग से पावरफुल था। साथ ही ये टियांग यूनफे का फादर भी है। तभी टियांग पैंग ने येजोंग पे गुस्सा होते हुए कहा, आखिर तुमने अपने आप को क्या समझ लिया है? क्या सचमुच तुम्हें लगता है कि तुम फैमिली हेड के बेटे पे अटैक कर पाओगे? पर येजोंग तो उल्टा टियांग पैंग पे भड़कते हुए कहा, भले तुम ये फैमिली के हेड हो, लेकिन ऐसे ही तुम अपने बेटे को फेवर नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया है, और तुम्हारे बेटे की इस हरकत की वजह से हमारी दो फैमिली दुश्मन बन चुकी है, और इसकी वजह से हमारी फैमिली के ऊपर काफी बड़ी मुसीबत भी आ चुकी है। जबकि इन बातों को सुनने के बाद टियांग पैंग ने येजोंग से सवाल किया, तो तुम्हारे हिसाब से आखिर मेरे बेटे को क्या करना चाहिए जिससे ये मैटर सॉल्व हो सके? जिस पर येजोंग ने कहा, इस मामले को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे बेटे को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी टांग हाथ को और तोड़ देना चाहिए, और इसको देखकर किंग फैमिली और सी फैमिली भी हमें माफ कर देंगे। लेकिन इससे पहले येजोंग अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही टियांग पैंग ने उस पर थप्पड़ जड़ दिया। जबकि उस थप्पड़ की वजह से येजोंग काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए उसने टियांग पैंग को धमकी देते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम इन फ्यूचर अपने बेटे को कैसे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन टियांग पैंग ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे इस जगह से निकल जाने को कहा, इसलिए ना चाहते हुए भी येजोंग को इस जगह से जाना पड़ा। जबकि सीन से प्रोग्राम यूनफे को देखते हैं, जो अपने फादर को काफी समय बाद देखने के बाद काफी खुश हो चुका था, क्योंकि यूनफे ने अपने पास्ट में अपने फादर को खो दिया था, जिसके चलते जैसे उसने अपने फादर को देखा उसी समय वो अपने फादर के गले लग गया, और कुछ में अपने फादर से गले मिलने के बाद यूनफे उनसे दूर हो गया। पर तभी उस जगह पे जाओ नाम की एक लेडी आ गई, जिसने आते ही यूनफे को मास्टर कहते उसे गले लगा लिया। जबकि तभी उस जगह पर एक ओल्ड मैन ने आते हुए यूनफे से कहा, तो तुम्हारे फाइनली मेरिडियंस ओपन हो चुके हैं। मुझे जानकर काफी खुशी हुई कि तुमने फाइनली अपने मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। जबकि ये सुनते ही यूनफे के फादर तो काफी खुश हो चुके थे, क्योंकि अब जबकि यूनफे की मेरिडियंस ओपन हो चुके हैं तो कोई भी व्यक्ति उससे कचरा नहीं कह पाएगा। जबकि यूनफे की मेरिडियंस ओपन होने की वजह से वो सभी काफी खुश हो चुके थे। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।